पर ऐसे स्कोप्स होते हैं जिनमें कि हमारा ऑरा टूट जाता है, या जब हम बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं नेगेटिव एनर्जीज के सामने। अब मेरे पास ना एक केस आया, पिछले हफ्ते की बात है। एक सज्जन थे, उनके घर के बाहर कटी हुई बालों की चुटिया थी। गारंटी से कह देता हूँ, जिनके भी गुरु बैठा होता है ना ऐसे सातवें घर में, और साथ में उनकी ऐसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही होती है, उनके कमरे में, बेडरूम में खासकर, किताबों का ढेर होता है। यहाँ पे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे ना, जो जैसे हम नंबर और राशि बता रहे हैं और उनके पहले घर में ये राशि बैठी हुई है, तो वो यहाँ पे अपना बता सकते हैं कि हाँ हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है। 9वें हाउस में जो भी राशि है, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 9 नंबर आती है, गुरु की राशि, धनु राशि बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमारा गुरु जो है हमारा भाग्य का मेन कारक है। हम गुरु की चीजों को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे हमारा भाग्य हमारा ज्यादा साथ देगा। वो कौन सी टॉप 3 राशिज हैं जिसको सक्सेस, मनी, फेम सबसे पहले मिल जाता है? आप शुक्र की राशि को कह सकते हो ऐसा, जैसे शुक्र जो है हमारे लॉर्ड हैं, 2 नंबर राशि और 7 नंबर, 2 नंबर यानी टॉरस और 7 नंबर यानी लिब्रा। अच्छा, शादी के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से है राशि के? अपना बर्थ चार्ट, एस्ट्रोलॉजी चार्ट आप पेपर पेन लेके बैठ जाना, दशा, महादशा, शनि की दृष्टि, हर एक चीज कवर होगी। तो जो भी 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 हाउस। 12 हाउस, सारी चीजें कवर करेंगे। तो सर करते हैं फिर शुरुआत। बिल्कुल। बिल्कुल सर। वैसे एस्ट्रोलॉजी पे आपके पास कभी कोई ऐसा बंदा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव ही नहीं है यार? आया क्या 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 था उसका सवाल? एक्चुअली, जब वो आया तो आया किसी के रेफरेंस से था, ठीक है। आया तो आने के बाद मैंने जो उसको बता सकता था मैंने सब बताया, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। एक्चुअली क्वेश्चन तो उसके यही थे कि मेरे पास जॉब नहीं है और मैं अपना कुछ सेटअप करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे वो करना चाहिए। और जो वो चाहता था मैंने वही चीज़ उसको बोली कि आपको ये काम करना चाहिए, जो उसके माइंड में ऑलरेडी था। तो ये नहीं हुआ कि मैंने उसका माइंड रीड अप किया, बट ये था कि उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ऐसा था, इस वजह से मैंने उसको ये चीज़ रिकमेंड की। फिर मैंने पास के उसके कुछ ऐसे चीज़ें, उसके ऐसे कुछ इंसिडेंट्स को छेड़ा, जो उसका कहना ये था कि ये या तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा जिसके रेफरेंस के थ्रू आया था वो जानते हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो बात हमने आज तक किसी से डिस्क्लोज नहीं की है। जाते जाते मैंने एक बात उनसे पहले बीच में डिस्कशन में बोली थी कि मैं नहीं जानता कि आप एस्ट्रोलॉजी पे कितना विश्वास करते हो, कितना नहीं करते, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। मर्ज़ी आपकी है, मानो या ना मानो। तो उन्होंने जाते थे मुझे कहा था कि मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं लोगों को साफ बता देता हूँ कि मेरे को क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। पर आज सच में मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज के बाद मैं कह सकता हूँ कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास है। इनफैक्ट उनका मुझे 3 बार बाद में कॉल आया कि क्या मैं गुरप्रीत जी ये कर सकता हूँ? आपने जो ये बात बोली थी तो मुझे ये कर लेना चाहिए। तो जिसको विश्वास नहीं हुआ होगा मुझसे मिलने के बाद, वो मुझे 3 बार ऐसे कॉल क्यों करेगा? आने से पहले उन्होंने कहा कि आने की वजह सिर्फ यहाँ पे ये थी क्योंकि मुझे घर वालों ने प्रेशराइज किया था कि तुम जाओ एक बार पूछ के आओ। तो मैं घर से सोच के यही निकला था, जाता हूँ, बात करके वापस आ जाऊंगा और बोल दूंगा करना मैंने वही है जो मैंने करना है। इनकी बस सोच के, बस इनकी दिल की खुशी कराता हूँ कि मैं हो आया एस्ट्रोलॉजर के पास। ठीक। मैं भी ना आज सवाल वैसे थोड़े से पूछूंगा आपसे कि जो 10 बंदे अगर लेट्स एग्जांपल मेरे को सुन रहे हैं ना, उसमें से 8 बंदे ना रिलेट कर पाए, ठीक है। मुझे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट ऑल्दो इतने सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं तो हर एक चीज थोड़ी थोड़ी पता लग जाती है। मुझे नहीं पता आप लोगों की कौन सी राशि है, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या आपका बर्थ चार्ट है, बट हाँ जो सवाल होंगे वो इतने नेचुरल होंगे कि अगर आपके साथ पास्ट में या प्रेजेंट में कुछ हो रहा होगा तो आप लोग ना अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। बिल्कुल। आपके जितने सवाल नेचुरल होंगे, जवाब कोशिश करूंगा उतने नेचुरल हों। नेचुरली रखेंगे हम सर। और एक लास्ट चीज, मैंने ये सवाल आई डोंट नो कि कहाँ पढ़ा था कि किसी ने बर्थ चार्ट में उसने उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब देख के ये भी बता सकते हैं कि आपको नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। दो सेकंड, आप बर्थ चार्ट से आप ये भी कर सकते हो कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है। थर्ड, आप बर्थ चार्ट रीड करके ये भी बता सकते हो कि जो हम मृत्यु वाली बात कर रहे थे ना, तो मैं इस चीज पे हर एक चीज को कवर करूंगा आज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। है ना? करेंगे।
अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप किसी का चार्ट रीड कर रहे हो तो आप उसके पास्ट का भी देख सकते हो हाँ देख सकते और फ्यूचर का भी देख सकते हो। फ्यूचर तो बताते ही है ना देखो क्या होता है एस्ट्रोलॉजिकली से आपके पास जब पहली बार क्लाइंट आया है तो आप उसको उसका प्रेजेंट बताओगे कि आप ऐसा आपके साथ है ऐसा है ऐसा है, तभी तो अगले को पता चलेगा कि हाँ ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद जो उसके क्वेश्चन है पास्ट से रिलेटेड फ्यूचर से रिलेटेड, फिर पूछने तो इंसान यही आता ना कि मैं ये बिजनेस कर लूँ, मुझे फबेगा कि नहीं फबेगा, मेरे लिए कौन सा करियर सही रहेगा, मेरी मैरिज, फ्यूचर ही तो पूछ रहा है वो एस्ट्रोलॉजी से। ओके, तो जब आप चार्ट रीड करते हो किसी का, अच्छा आज के लेट्स एग्जांपल आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, सो पूरे पॉडकास्ट में मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी चार्ट की भी बात करूंगा, जहाँ पे अगर कोई कॉमन बंदा दशाओं के बारे में समझना भी चाहे कि उसकी कौन सी दशा चल रही है, दशा या अच्छा दशा और महादशा में क्या डिफरेंस है? महादशा होते पूरा लंबा टाइम पीरियड, यानी कि जैसे 120 साल का कालचक्र बनाया हुआ है टोटल 9 ग्रह का, 9 ग्रह का, ठीक है, 120 साल का कालचक्र है। अब 120 साल फिक्स तो नहीं हो रहा है, केतु की दशा शुरू होती है 7 साल में। अब 7 साल सिर्फ केतु तो नहीं रहेगा ना, बाकी भी तो 9 प्लैनेट है। वो जैसे हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है वैसे प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं। केतु का पहले केतु ही आया, ठीक है, केतु चलेगा, उसका टाइम होता है कि इतने टाइम तक रहा, फिर केतु के बाद अगला सीक्वेंस आ जाएगा, केतु के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है हमारा सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, यानी सीक्वेंस वो ही चलेगा। और जैसे हम शनि की बात करते हैं तो शनि कितने साल चलता है? 17 साल, 19 साल। और शुक्र कितने साल चलता है? 20 साल। ओके, और ये सीक्वेंस में ही चलेंगे, ये सीक्वेंस में ही और ये भी जरूरी है कि सबकी कुंडली में एक बार ये ग्रह चक्कर जरूर लगा के आएंगे? जरूर आएंगे, डिपेंड करता है दशा ग्रह जरूर चक्कर लगाएंगे, हाँ, ग्रह दशा चक्कर आएगी नहीं आएगी वो डिपेंड अब करता देखो- है। 120 साल आजकल कौन जी रहा है? हाँ एग्जैक्टली, मैं अगला सवाल यही था कि जो 9 ग्रह डिसाइड किए वो हैं घूम रहे हैं बट वो दशा, 100 हाँ वो दशा आपकी उसमें आ रही है। अब 120 साल तक कौन जी रहा है? जिस टाइम ये बनाए गए थे चार्ट उस टाइम तक लोग जीते थे 120 साल, आज के टाइम पे 70-80 मैक्सिमम 90 तक, इससे ऊपर तो नहीं है। यानी कि अगर आपकी केतु की दशा, शनि की महादशा शुरू करते हैं, आपने शनि की महादशा आपके जिस समय आप पैदा हुए तो शनि की महादशा चल रही थी, अब शनि के बाद आपको कौन सी दशा आ जाएगी? बुध की दशा आएगी, ठीक है, फिर बुध के बाद आपको केतु आएगा, केतु के बाद जो है आपका आ जाएगा शुक्र आ जाएगा। आप यहीं से ईयर लगा लो, 19 साल आपके शनि के हो गए, बुध के आपके जो है 16 साल की हो गई, फिर बुध के बाद 19 और 16 कितना हुआ टोटल? 35 साल के हो गए, 7 साल आपके केतु के आ गए, 42 20 साल आपके शुक्र के आ गए। ओके, मैंने ये भी सुना है कि जब शुक्र की दशा चलती है तो सबसे ज्यादा पैसा वहीं आता है, तो क्या सिर्फ एक शुक्र ही ग्रह है जो पैसा देता है, बाकी ग्रह नहीं देते? देते हैं, शनि देता है, बहुत देता है। बताओ इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज। शनि देता है, शनि का ऐसा होता है कि शनि कर्म फल दाता है। अगर शनि जब आया है, ठीक है, शुरुआत में ही आ गया, जैसे आपके बर्थ टाइम पे ही आ गया, आपको शुरुआत में, जैसे अगर बच्चा जन्मा है तो चाइल्डहुड में तो पता नहीं चला क्योंकि पहले 5-6 साल तो चले गए, फिर उसके बाद उसने क्या किया, आपकी पढ़ाई शुरू हो गई। ऐसा जो शनि की दशा में पैदा हुआ बच्चा हुआ है, तो अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ना वो स्लो लर्नर होगा, उसको जल्दी से पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो क्या मेहनत कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे पे पेरेंट्स भी बहुत डेडिकेटेड रहते हैं कि चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब उससे क्या होगा, पढ़ने के बाद क्या होता है, जिससे वो अपनी अपनी एज तक आता है ना, अब वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, उसको पता होता है कि मैंने इतनी मेहनत कर ली है, उसका बेस बन गया है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे स्टडी का एग्जांपल दे रही हूँ। वो उस लेवल तक पहुँचते पहुँचते जब तक 10th आई, उसकी 12th आई, क्योंकि जब वो 19 साल की हमारी महादशा है तो या बच्चे की एजुकेशन पूरी शनि की महादशा में निकल गई। ओके, और एक चीज़ और भी है, आप शनि की महादशा में अगर कोई बच्चा जन्मा है तो वो इतना स्लो होगा कि समझो कि उसका बचपन ही खत्म हो गया, मैच्योर लगेगा अपनी एज से, मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी उसके अंदर। बचपन, देखो छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े चुलबुले से होते हैं, अगर उनके अंदर वो खिलखिलाहट नहीं है, वो हंसते नहीं हैं, बहुत मुरझाए से रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, तो फिर वो बचपना कहाँ से हुआ? वो बच्चे भी डरे डरे रहते हैं, उनके अंदर भी डर बैठा रहता है अगर शनि की महादशा में जन्मा है तो बच्चा, अगर उस बच्चे की टीन एज निकल गई ना उसमें शनि की दशा में, तो समझो उसका बचपना खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। इवन दो शनि की दशा अगर बचपन में खत्म करने के बाद अगली दशा जब आएगी तो बुध की आएगी, वो ऐसा लगेगा कि बुध जो है वो अब आने पे क्या हुआ, मतलब बुध की दशा एक्टिवेट होने से क्या हुआ कि यार इतने सालों के बाद इसके अंदर अब बचपना आ रहा है। बचपन में तो इसने ऐसी हरकतें की नहीं, बच्चों ऐसी हरकतें, जोर जोर से हंसना,
तेज हो जाना, दिल भागना शुरू कर खोल देना। के जीना, ये होता है बुध की महादशा में। बुद्ध की मत, दिल खोल के जीना, जो जो चाहिए बचपना में कि मुझे ये चॉकलेट खानी है, मुझे ये खानी है, शनि की महादशा में उसने नहीं किया, उसका बचपन, बच्चा पैदा हुआ शनि की महादशा में। अब वो बड़ा मैच्योर सा, सब घर वाले, अब जब बच्चा मैच्योर होता है ना, तो बच्चे बड़े, पेरेंट्स बड़े वो करते हैं, यार हमारा बच्चा तो बहुत समझदार है, हर चीज़ को सिंसियर है। सिंसियर है, सब चीज़ें समझता है। लेकिन वो बच्चे का बचपना तो रहा ही नहीं ना, बचपना तो वही चुलबुलाहट है, जहाँ थोड़ी जिद है, राइट। अब वो क्या हुआ, जिससे उसने वो टाइम निकाला, बुध आ गया। अब बुध तो बिल्कुल बच्चा है, वो आप प्रैक्टिकल कई बार देखोगे, अरे इस बंदे को तुमने कभी ऐसा देखा नहीं था, जब बच्चा था तब तो ऐसी हरकतें की नहीं, अब कर रहा है ऐसी हरकतें। ये भी तो देखो, उसके स्टार्स बदल गए, उसके स्टार्स की प्लेसमेंट चेंज हो गई। और वो कौन सी दशा है, अगर वो आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में अगर दिख रही है तो वो विपरीत है, जैसे एग्जांपल बुध और शुक्र हो गए, ठीक है, तो वो कौन सी दशाएं हैं? अगर चार्ट, जब भी आप कोई एस्ट्रोलॉजी चार्ट रीड करते हो तो आपको उसमें दिखता होगा कि इसमें बुध की प्लेसमेंट यहाँ पे है, शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पे है, शनि की प्लेसमेंट यहाँ पे है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमेशा बुध शनि के फेवर करे या शनि हमेशा शुक्र का फेवर करे। देखो फ्रेंडशिप चार्ट होता है, अगर प्लेस, सबसे पहले क्या होता है कि अगर फ्रेंड्स हैं आपस में तो वो आपस में तंग नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। अगर वो आपस में दुश्मन है तो तंग करेंगे। कौन कौन से हैं दुश्मन, जरा बताओ। एक ना, इससे पहले मेरे ख्याल में हाउस सिस्टम समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये समझ में आएगा कि प्लैनेट जहाँ बैठा है वहाँ पर राशि कौन से प्लैनेट की है, कौन से लॉर्ड की है। ये एक्सप्लेन कर दो। 12 घर होते हैं एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, तो हर घर का पहले तो समझो कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो 12-9-12 का खेल है। ठीक है। 12 घर, 9 प्लैनेट्स और 12 राशियाँ, ठीक है। तो जो 12 घर है उनके हर घर के ना अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब आपका घर है, आपके घर में किचन है, किचन में आप बैठ के पढ़ोगे तो नहीं, किचन में कुकिंग ही होगी। बाथरूम में बैठ के आप टीवी लगा के तो नहीं बैठोगे, करेक्ट, ठीक है। तो हर कमरे का अपना अपना पर्पस है, चाहे वो कमरा छोटा है चाहे बड़ा है। उसी तरह से हर घर का हमारे हॉरोस्कोप में अलग अलग काम है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी के लिए होता है, आप कैसे हो, ठीक है। तो उसमें आप कैसे दिखते हो, आपकी कद काठी क्या होगी, आपका रंग कैसा होगा। इसमें आप राशि को मेंशन कर दो। एक मिनट बताता हूँ पहले, ये पर्सनालिटी का है, ठीक है, ठीक है। अब उस पर्सनालिटी वाले घर में कौन सी राशि बैठ गई, अब ये उसके पर्सनालिटी को चेंज कर देगी, क्योंकि ये तो सिर्फ पर्सनालिटी का है। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सी राशि बैठी। अगर 1 नंबर राशि बैठ गई यानी कि मेष राशि, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही फेरोशियस होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बलवान, निडर, वो ना रिस्क लेने से डरेगा नहीं, जैसे घबराएगा यहाँ पे नहीं। बताते हैं, जैसे मेष है, मेष का है सिग्निफिकेंस एरीज है, एरीज है, इसकी जो आपने जोडिक साइन के देखे होंगे सिंबल्स, इनका वो है बकरा, बकरे का सिर, ठीक है, मेष राशि का। अब ऐसे व्यक्तियों की जो पर्सनैलिटी होती है ना, बहुत ऐसी ही होती है। क्या होता है, बकरा बेफजूल में जाकर अपना सिर मार रहा है, कोई रीज़न नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे खड़े हुए होते हैं ना बकरे, तो अपने सिर ज़्यादातर मार रहे होते हैं खंभों पे, दीवारों पे। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जो इसकी पर्सनैलिटी क्या है, गुस्सा, हर चीज़ गुस्से में चाहिए इसको। वो गुस्से में इतना पागल भी हो जाता है कि बस मार लूँ, या तो इसको मार दूँ या अपना सर मार लूँ। तो ये पर्सनैलिटी हो जाती है ऐसे मेष राशि वालों की। जब अगर आपके लगन चार्ट के पहले घर में, इसको हम जो है काल पुरुष की पत्रिका भी कहते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 1 नंबर आता है। ओके, ठीक है। जब भी आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाओगे और वो शुरू किया तो पहले घर में 1 नंबर ही बैठेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 नंबर से 12 घरों में 1 से 12 नंबर ही बैठे हैं, तो वो आपकी कालपुरुष की पत्रिका कहलाती है। सेकंड नंबर राशि है तो वो एक तरह से, वो भी आप बता सकते हो बैल की तरह है। वो इंसान को बैल की तरह बना देगी। आप, वो बड़े प्यार से बैठा रहेगा, कुछ किसी को कुछ नहीं कह रहा, पर जब आपने उसको लाल कपड़ा दिखा दिया ना, जब उसने आपने उसको छेड़ दिया उस इंसान को, ऐसी पर्सनैलिटी वाले इंसान को, तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जैसे वो बैलों को लाल कपड़ा दिखाते हैं तो वो भागे भागे आते हैं, तो बस वैसे ही है। जब तक नहीं छेड़ोगे तब तक बहुत अच्छे हैं, अगर आपने उनको छेड़ दिया तो फिर आपकी जान की आफत आ जाएगी। तो वो ऐसी पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है जिसके 2 नंबर लिखा होता है फर्स्ट हाउस में। ओके, ठीक है। अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो वाणी के बड़े मीठे होते हैं, पर द्वेष स्वभाव होते हैं। वो द्वेष स्वभाव का मतलब क्या है कि उनको समझ में नहीं आता मैं ये करूं या वो करूं। कभी कहेंगे कि हाँ मुझे पहाड़ों में जाना है, फिर बोलेंगे पहाड़ों में जाना है तो इन दिनों में बारिशें बहुत हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं ना चलो जयपुर चले जाते हैं, ठीक है। फिर जयपुर की बात सोचते हैं, नहीं नहीं यार गर्मी इतनी है, गर्मियों में कौन जाता है जयपुर, नहीं नहीं ठीक है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, चलो पहाड़ों में ही जाएंगे।
तो मुझे तो पहाड़ पसंद है। वो ना पहाड़ों में जाएंगे और ना वो जयपुर जाएंगे, वो वहीं के वहीं वहीं बैठे के रहेंगे, वहीं रह रहेंगे। ओके। ठीक है। पर वो इतना मीठा बोलते हैं, इतना इतना लोगों को जैसे कहते हैं ना, मंत्र मुग्ध कर लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं ना, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। उनकी पर्सनालिटी जो होती है बड़ी प्लीजिंग होती है, ठीक है। और बुद्धि का बहुत उनके पास होता है कि बुद्धि बहुत लगा सकते हैं। आपसे वो कुछ कह रहे हैं ना, और कहते कहते उन्होंने अपनी ही बात को खुद ही काट दिया अगर, और आपने वो बात पकड़ ली कि आपने अभी तो ये कहा था, अब आपने ये कह दिया, तो तब भी वो अपनी बातों को घुमाकर, मोल्ड कर कर, रिबटल निकाल कर आपको कहीं ना कहीं घुमा देंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। यहाँ पे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे ना, जो जैसे हम नंबर और राशि बता रहे हैं और उनके पहले घर में ये राशि बैठी हुई है, तो वो यहाँ पे अपना बता सकते हैं कि हाँ हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है। ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग। वो एग्जैक्टली बता सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर बैठा है तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, सेकंड नंबर बैठा है फर्स्ट हाउस में तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, थर्ड हाउस में ऐसा, थर्ड नंबर जब बैठा है फर्स्ट हाउस में तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी है। तो जितने आपके व्यूअर्स होंगे ना, उनके साथ बहुतों के साथ मैच जाएगी अगर उन्होंने अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट खोला और देखा कि उनके चार्ट में उनका पहले घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ ओके। तो अगर 4 नंबर राशि है, फर्स्ट हाउस में अगर 4 नंबर राशि आई है, तो वो कर्क राशि है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कैंसर भी कहते हैं। कैंसेरियन जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि उनको रूल कौन करता है? उनको रूल करता है मून, चंद्र। इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। चंद्र जहाँ पर बैठ गया उसका लॉर्ड, वो उसके करेक्टरिस्टिक्स को भी उठा लेगा। वो खैर वो तो हर राशि के साथ होता है, पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ना दिमागी होती हैं। किसी ने मगर मुझे कुछ कह दिया तो वो उसकी डीप उसके अंदर जाना शुरू कर देंगे, उसका मतलब क्या था, वो मुझसे कहना क्या चाहता था, वो कहीं मुझे सार्कास्टिकली तो नहीं कह रहा था, इसका जवाब सार्कास्टिक आ रहा था, या फिर वो सच में ऐसा ही कह रहा था। तो हर बात का जवाब सोचने के लिए ना वो हर बार लगे रहेंगे कि पता नहीं उसका ये कहने का मतलब क्या था। मैं मतलब वो दिल से बातें निकलती नहीं उनके, थॉट प्रोसेसिंग थॉट प्रोसेस चलती रहती चलता है। रहता है। प्रोसेसिंग उनका Okay. यूएसबी जो है ना, वो कंटिन्यूटी रहता है। कंटिन्यू नहीं रहता है। तो जी अगली राशि आ जाती है सिंह राशि। अब सिंह राशि जो है ना, वो बहुत ही लॉयल राशि है, ठीक है, सूर्य की राशि है। वो ऐसे हैं कि अगर किसी का साथ देंगे तो पूरी तरह से साथ देंगे, वेरी लॉयल। करण का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्हें मालूम था कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, मैं गलत इंसान का साथ दे रहा हूँ, पर क्योंकि एक समय पे दुर्योधन ने उसका साथ दिया था, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकता। सो वेरी लॉयल। हाँ, उनके अंदर ना दिखता है, दूर से दिखता है कि उनके अंदर एटीट्यूड है, मैं उनको अप्रोच करूँ या ना करूँ, पर वो सिर्फ ना उनका तेज है जो एटीट्यूड दिखाता है। आप एक बार जाके उनसे कभी कोई मदद मांगने की कोशिश करो, कभी कभी उनसे बात करने की कोशिश करो, दे आर वेरी वार्म पीपल, ठीक है। तो ये उनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये उनकी खास बात है बेसिकली। खास बात है। अब उनके अंदर कमी क्या है कि जिस जगह पे जिसको साथ देने का प्रॉमिस कर दिया ना, वो कर दिया, चाहे वो गलत हो चाहे वो गलत या हो। सही हो। हाँ, अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस कर दिया, वो प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, लॉयल रहेंगे हमेशा। तो कई बार वो अपने अगेंस्ट भी चले जाते हैं कि जो उनकी पर्सनालिटी वो उसके अगेंस्ट जाकर भी किसी का साथ दे देते हैं, और इसकी वजह से उनको मालूम होने के बावजूद भी वो लॉस उठाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं उनके साथ। नेक्स्ट मैम बताएंगी। अब हम नेक्स्ट राशि आती है हमारी जो है इसमें कन्या राशि, ठीक है। अब कन्या क्या है कि अगर आप इसकी इमेज के ऊपर जाओगे तो लेडी है कन्या राशि की। ये भी सेम है कि ड्यूल पर्सनालिटी के रहते हैं कन्या। इनकी बहुत ज़्यादा खासियत ये रहती है कि बड़े इनोसेंट होते हैं, अपनी एज से बहुत छोटे दिखते हैं। और कहीं पे भी जाएंगे ना तो अगर मैच्योर हैं, पता है जहाँ पे उनको बेनिफिट लेना है, तो अगर वो कहेंगे ना मेरी तो एज इतनी, उनको हाफ टिकट में भी बंदे जाने देंगे अगर उनका प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ना मांगा गया। तो इतनी लोग से इनकी छोटी दिखने में होते हैं। मन चले से होते हैं बहुत ज़्यादा, जो चीज़ें बस चाहिए, जो आंखों को दिख रही हैं इनको, वो चीज़ें पसंद हैं, वो चीज़ें करनी हैं इनको। और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती है इनकी। बिजनेस माइंडेड होते हैं, अपने बिजनेस को अच्छे से सेटल कर सकते हैं। इस राशि वाले जो लोग होते हैं ना, सबसे अच्छा इनके लिए रहता है कि अगर ये अपना कम्युनिकेशन रिलेटेड, बुध हमारा बुद्धि का कारक है, तो अपनी कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर वर्क करते हैं तो इनको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है। ओके। और नेगेटिव पॉइंट क्या है इस राशि का?
ड्यूल पर्सनैलिटी है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ओके जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कहते हैं गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास तो बस, ओके तो वो ड्यूल पर्सनैलिटी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इनके लिए एक प्रिकॉशन होती है कि सुनो सबकी, हम्म करो अपने मन की सोच समझ के कि मेरे लिए क्या सही है, हम्म ठीक है, क्योंकि वो इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, ओके ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट राशि शुरू होती है, जो कि जब ये सारी जो हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, ये राशियों की बात नहीं है, कि ये हम बात कर रहे हैं लगन के बारे में। अगर आपके लगन में फर्स्ट हाउस के अंदर ये नंबर बैठा है, अभी जैसे बताया आपको मैंने 6 नंबर के बारे में, अब हम नेक्स्ट बता रहे हैं आपको 7 नंबर, जो कि तुला राशि है और इसके लॉर्ड होते हैं शुक्र। 7 नंबर अगर आप देखेंगे, तुला नंबर, ये इसका जो सिंबल होता है ज़ोडिएक साइन का, ये होता है आपका तराजू, यानी जजमेंटल, ना तेरे पास ज़्यादा जाए ना मेरे पास ज़्यादा जाए। सबसे बेस्ट क्वालिटी है तुला वालों की, वो किसी के साथ भी जो है ना नाइंसाफ़ी नहीं करते। पहले उनके साथ अपने आप को सोचेंगे कि मैं, अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं कैसे करता, अगर ये मेरे साथ इंसिडेंट हो गया होता तो मेरा उस टाइम क्या रिएक्शन होता। तो बिल्कुल अपना जजमेंटल पे चलेंगे, इनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब इनका नेगेटिव पॉइंट क्या आता है तुला वालों का, इमोशंस में बह जाते हैं, और वहाँ गलत डिसीजन ले लेते हैं। वहाँ गलत डिसीजन ले जाते हैं। तो इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि शुक्र जो है ना एक सौम्य प्लैनेट है, वो सॉफ्ट प्लैनेट है। अगर आप इनके पास आके इनको अपना दुख दर्द तकलीफ सुनाओगे ना, तो ये अपने आप को उसके साथ ना को रिलेट करने लग जाते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये अच्छे बिजनेस लोग वाले नहीं होते, क्योंकि ये किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते, इसलिए ये झूठ नहीं बोल सकते, जबकि बिजनेस में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस होती हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है, तो वो मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते, तो स्ट्रेट होते हैं, बहुत स्ट्रेट ज़्यादा। फॉरवर्ड बिल्कुल सच बता देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो वो कहीं भी मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। ऐसे लोग, जैसे जज होता है ना, जज पूरा नाप तोल के बताता है। इन्होंने एक बात बोली कि वो कई बार गलत डिसीजन ले जाते हैं भावनाओं में बह के, वो डिसीजन भी गलत नहीं ले पाते, वो सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर ले जाते हैं, पर उनको पता होता है कि गलत क्या और सही क्या। तुमने गलत किया है तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये गलत है, और उसके मुंह पे बता भी देंगे कि देखो जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है, तुमने ऐसा किया था तो इसीलिए तुम्हारे साथ हो रहा है, बट इसमें मैं तुम्हारा साथ दे देता हूँ या दे देती हूँ, ऐसा हो जाता है। अपने इमोशंस की वजह से। वैसे जजमेंटल होते हैं, हर चीज़ों को बहुत सोच समझ के करेंगे। अब नेक्स्ट राशि जो हमारी आती है, वृश्चिक राशि आती है। तो वृश्चिक राशि वालों की सबसे खास बात ये है कि बहुत बड़े छुपे रुस्तम होते हैं। आप इनकी फेस से जज ही नहीं कर सकते कि व्यक्ति क्या चाहता है। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। सामने दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ, और कहते हैं ना बोली अलग है और कर्म अलग है, कर्म अलग है। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, किसी को पता नहीं चलने देते, अपना काम ऐसे करके निकाल के ले जाते हैं। काम में तेज होते हैं। हाँ, काम में तेज होते हैं। अब प्लस इनका क्या नेगेटिव क्या होता है कि अगर इनको किसी ने तंग किया, देखो क्या है, वृश्चिक राशि क्या है हमारी, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो क्या है, बिच्छू है। बिच्छू क्या है ना, अगर बिच्छू ने डंक मारा है, वो जल्दी से नहीं आता, क्या रहता है नीचे पत्थरों के छुप के रह रहा है, ठीक है, वो डंक नहीं मार रहा। लेकिन अगर आपने उसका पत्थर हिला दिया, वो डर गया, वो डंक मार देगा, और उसका बिच्छू का डंक लगा हुआ आप सबको पता कैसा होता है। तो अगर आपने इसको छेड़ दिया, इसको मतलब उसको लगा कि मेरी स्टेबिलिटी हिल रही है, तो भाई वो ऐसा आपको डंक मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसको आज के टाइम पे हम कहते हैं ना बैक बाइटिंग। जैसे पुरानी कहावतों में बोला जाता है ना कि सांप का काटा सोया और बिच्छू का काटा रोए। हाँ, तो बंदा रोता ही रहेगा। हाँ, तो ये इनका नेगेटिव है कि अगर इनको छेड़ दिया तो बैक बाइटिंग के मार जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम सोचते रह जाओगे कि भाई कुछ तो हुआ है, किसी ने तो पंगा लिया है मेरे साथ, लेकिन ये नहीं पता चला कि इसी ने ले लिया भाई मेरे साथ। ये तो मेरे साथ मेरा दोस्त है भैया, इसने मेरे साथ बैठा उठा, अब उसने तुमने कुछ गलत किया, उसको लगा कि हर्ट हो गया, तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि उसने तुम्हारे साथ किया। वो जितने भी विसल ब्लोअर हुए हैं ज़्यादातर स्कॉर्पियन हुए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? छेड़ो, अच्छा, फिर झेलो, छेड़ो और फिर झेलो। ज्ञान बहुत होता है इनके पास। ये भी क्या है कि गुस्से वाले बहुत रहते हैं, क्योंकि मंगल इनका लॉर्ड है। इन लोगों के लिए प्रिकॉशन ये होती है कि क्योंकि बिच्छू है तो इनको थोड़ा सा
दलदली जगह पे रहने से बंदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, कि जैसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रह जाएगी या कुछ इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनको रहता है कि प्रिकॉशनरी ये क्या करें कि मंगल की जो है हनुमान जी की पूजा करें। ओके। ठीक है। सन की जो सुबह की रेज़ होती हैं, अगर वो उनको मिलती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनको एक्ज़ीमा की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं काफ़ी। हड्डियों से भी आ सकती है, क्योंकि मैं आपको सिंबल से इसलिए समझाना चाहती हूँ क्योंकि बड़ा जो होता है ना क्लियर हो जाता है। बिच्छू क्या है, पत्थर के नीचे कोई ना कोई ऐसी छुपी हुई जगहों पे घुसता है, और वहाँ पे उसके पास सूर्य की रोशनी पूरी नहीं आ रही। जब सूर्य की रोशनी पूरी नहीं आ रही तो सबको पहले विटामिन डी चाहिए। ठीक है। वो उस व्यक्ति के पास पहुँच नहीं पा रही है, तो उसको जो है ना, अगर वो बच्चा भी है तो उसको लगेगा ना हर वक्त ना कट कट की आवाज़ें आ रही हैं मम्मी शरीर से, या घर पे अपनी फैमिली में बोलेगा मुझे पता नहीं क्यों ऐसे चटकने की आवाज़ें आ रही हैं। उसकी कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी आएगी। तो ओके। ऐसे जो जिनकी वृश्चिक राशि है, या जो जिनका लगन लगन। वृश्चिक है, राशि भी है और अगर उनका वृश्चिक लगन भी है, तो उनके लिए जो है कि अपना मंगल की जो है, हमारे लॉर्ड है हनुमान जी, उनकी जो है पूजा पाठ करें, उनकी सेवा करें, तो उनको इन चीज़ों से जो है थोड़ी राहत मिल जाएगी। 9th आ गई जी धनु राशि। धनु राशि है एक ऐसा इंसान है जिसने तीर कमान पकड़ा हुआ है और वो घोड़े पे सवार है, पर वो तीर कहाँ मार रहा है उसे खुद नहीं मालूम, एमलेस। वो ज्ञान जो है अर्जित करना चाहता है, हमेशा ज्ञान अर्जित करना चाहता है। इधर से कोई नया सब्जेक्ट पकड़ लेगा तो उसके बारे में जानना चाहेगा, कोई और सब्जेक्ट समझ में आया तो वो उसका ज्ञान लेना चाहेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंस करने के बाद हो सकता है कि वो कुछ और कर रहा हो, जैसे हमारी तरह बैठ के पॉडकास्ट ही कर रहा हो, ठीक है, या फिर वाइसे वर्सा। उसका काम क्या है कि वो और नई नई चीज़ों को सीखता रहता है, पर इम्प्लीमेंट कहाँ करना है वो उसे पता ही नहीं। ठीक है? एमलेस जो आपने स्टार्टिंग हाँ, बोला। एमलेस है, ठीक है। पर हाँ, ये क्योंकि गुरु की राशि है, इसलिए ये अगर राशि है तो वो वैसा इंसान जो होता है थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि गुरु जो है वो हर चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो अगर 9 नंबर की राशि है किसी की लगन में, तो थोड़ा सा वो वेट में बड़ा होगा, थोड़ी सी उसका शरीर जो है बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है कि लगन में कौन सी राशि हो सकती है। अब उसके बाद आ जाती है 10 नंबर राशि, मकर राशि। मकर राशि वाले भी जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुशल माने जाते हैं। वैसे शनि की राशि है, इसलिए न्याय के प्रति ज़्यादा ही रहते हैं कि जहाँ पर भी जाएंगे ट्रांसपेरेंसी मांगेंगे। उनको हमेशा ये दिखता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो स्टैंड करना चाहते हैं। कहीं सड़क पे कोई झगड़ा हो जाता है ना, तो वो उन लोगों में से होते हैं जो बीच में पड़ जाते हैं, पहले छुड़वाते हैं कि आप एक दूसरे को छोड़ो, फिर दोनों की बातें सुनने लग जाएंगे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, फिर वो फैसला करने बैठ जाएंगे। इतनी देर में चाहे 10 लोग खड़े होकर बोलेंगे तू कौन होता है भाई, पर वो फैसला करवाने वाले होते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, मैं फैसला करवाऊँ। तो वो हर जगह में पंचायत बना के बैठ जाते हैं। उनको होता है कि मैं फैसला करूँ, क्या गलत है, गलत को गलत बोलूँ, सही को सही बोलूँ। तो ऐसे ट्रेड्स होते हैं मकर राशि वालों की सबसे खास रहती है चीज़ कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? देखो आप, इसका जो ज़ोडिक साइन है ना, इसका जो फ्रंट पार्ट है वो है आपका हिरन का, और बैक पार्ट है आपका मगरमच्छ का। वो आपको दिखेगा ज़ोडिक साइन में। अब क्या, हिरन खूबसूरत है, मगरमच्छ आलसी है, वो तब तक आराम से बैठा जब तक उसके पास कोई टारगेट नहीं है, और जब टारगेट आता है तो एकदम से झपटा मार जाता है। तो ये व्यक्ति इतने एम्बिशियस होते हैं ना कि इनकी कभी सुनी आपने मृग तृष्णा, जो इल्यूजन जब होता है रेगिस्तान वगैरह में जाओ तो इल्यूजन सा दिखता है ना, तो ये ऐसे होते हैं। इनको दूर से लगेगा कि ये वो मेरा टारगेट है, मुझे उसको अचीव करना है, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ भी नहीं होता, कुछ है ही नहीं, टारगेट ही नहीं है कुछ भी, और फिर वो नई चीज़ की खोज में लग जाते हैं। तो ये वहाँ रुकते नहीं है। तो सबसे खासियत है इनकी, ये बहुत एम्बिशियस होते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आया हमारा कुंभ राशि। इसके भी लॉर्ड जो है हमारे शनि है। तो सबसे ज़्यादा इनकी जो खासियत रहेगी कुंभ वालों की, इनके अंदर क्या चल रहा है। कुंभ क्या है, एक मटका है, मटके के अंदर कितना पानी है कोई नहीं जानता। अंदर आप झांक के नहीं देख सकते, लगेगा 1 लीटर है 2 लीटर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी नीचे नीचे बैठा हुआ, नीचे नीचे बहुत सारा है, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे, आपका हाथ नहीं जा रहा। तो ऐसे कुंभ वाले हैं आप, इनके अंदर इतनी गहराई है, आप इसकी गहराई इनकी निकाल नहीं सकते कि कितने गहराई है इनके अंदर।
मतलब बातों को दबा के बैठ जाते हैं। बातों को दबा के बैठ जाएंगे, अपने अंदर ही चीज़ों को एनालाइज करते रहेंगे, चीज़ों को सोचते रहेंगे, क्योंकि शनि की राशि है, न्यायप्रिय राशि है, तो हर चीज़ों को बड़ा सोच के करना है, अपनी बातों को जल्दी से किसी के साथ डिक्लेयर भी नहीं करना। लेकिन जब अगेन सेम आ गया कि अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो मटका बचता ही बड़ी जोर से है। अगर इनको कोई तकलीफ होगी ना तो अपनी तकलीफ को ऐसे गा गा के बताएंगे ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, जब तक वो पूरे मोहल्ले में पता नहीं चल जाएगा ओके तब तक वो शांत नहीं होंगे। ओके कि ऐसा हो गया है, पहले खूब दबाएंगे अंदर। ये कहते हैं ना पेशेंस लेवल अब फट गया, अब तो फट गया, अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही इस राशि का नेगेटिव पॉइंट भी है। ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसका। ओके क्योंकि आप एक चीज को बहुत गहराई से अंदर डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, कितनी देर तक आप उसके अंदर रखोगे, एक ना एक दिन तो वो फटेगा ना। तो ये उसका नेगेटिव भी हो जाता है। नेक्स्ट राशि है हमारी मीन राशि, और बर्थ 12 नंबर राशि है। यही 12 राशियाँ होती हैं। मीन राशि की जो क्वालिटी है, बहुत सेंसिटिव होती हैं। आपने मछलियों का, इनका जो है सिंबल होता है हमारे ज़ोडिएक साइन में, मछलियाँ कितनी सॉफ्ट होती है ना, तो ऐसे ये सॉफ्ट होते हैं। जैसे मछलियों को पानी में रहना पसंद है, इनको पानी के आसपास अगर ये रहते हैं तो इनकी लाइफ की जो प्रोग्रेस है, इनकी तरक्की बहुत ऊपर तक जाती है। जब वो ये चीज़ें सोचना चाहते हैं, जो चीज़ें करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी मछलियाँ जो है ना, आप कहीं पे भी जाकर फिश एक्वेरियम भी लेोगे ना, तो उसमें भी फिशेस जो है ना 2-4 रखोगे, यानी कि ग्रुपिज्म। तो इनको जो है ना ऐसे ग्रुप्स में रहना पसंद होता है, अकेले नहीं रहना चाहते हैं। इनका नेगेटिव ये है कि ये अकेले अगर रहते हैं ना तो ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। ओके ठीक है, इसलिए ये हमेशा अपने ग्रुप्स में, आप देखो कि मीन राशि वाले ज़्यादातर अपने तक फ्रेंड्स में बहुत बिजी रहते हैं। तो यहाँ तक हमारा 12th का तो एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ। प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज। इनका ज्ञान अर्जित करने का बहुत शौक होता है, और जितना ये ज्ञान लेते रहते हैं, जैसे मैंने धनु के बारे में बताया था, ज्ञान जितना लेते रहते हैं उतना ही इनको लगता है कि यार ज्ञान तो इतना सारा पड़ा हुआ है, मेरे पास तो बहुत कम है। तो वो बस ये सोचते रहते हैं कितना मैं ज्ञान भरता रहूँ। तो वो ज्ञान भरते रहने के चक्कर में क्या होता है कि हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अभी भी मेरे अंदर बहुत खालीपन है, अभी भी कमी है मेरे अंदर, मैं और ज्ञान ले सकता था। ओके वो कौन सी टॉप 3 राशिज हैं जिसको सक्सेस, मनी, फेम सबसे पहले मिल जाता है? आप शुक्र की राशि को कह सकते हो ऐसा, जैसे शुक्र जो है हमारे लॉर्ड हैं 2 नंबर राशि और 7 नंबर, 2 नंबर यानी टॉरस और 7 नंबर यानी लिब्रा। लेकिन फिर भी आप ये ना एक र्यूमर कह लो कि इन राशियों को मिलेगी ही मिलेगी सक्सेस, ये ज़रूरी नहीं होता। हाँ, हम शुक्र है तो कह सकते हैं, लेकिन उसके बर्थ चार्ट में उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, वीनस कहाँ बैठे हैं, हाउस सिस्टम के अंदर। जैसे हमने शुरुआत में बताया कि 12-9-12 का कॉम्बिनेशन है, 12 ज़ोडिएक साइन, 9 हमारे प्लैनेट्स और 12 हमारे हाउसेस। ओके जैसे हम आपने देखा भी होगा कि हम बात करते हैं शनि की 7.5 चली हुई है, तो 12 राशियों के अंदर शनि की 7.5 कभी ना कभी आती ही है। देखो, ये एक बात बता देता हूँ, शनि जो है वो 7.5 को 30 साल में कंप्लीट करता है एक सर्कल। ठीक है, और 7.5 कैसे बनती है? चंद्रमा जहाँ पर बैठा है, ठीक है, चंद्रमा से अगली राशि और पिछली राशि, उन तीनों राशियों में शनि का प्रभाव है। ठीक है, तो जो पहली राशि में था उसमें भी 2.5 साल रुका, फिर अगली राशि में आया, तब भी पिछली और अगली दोनों पे इफेक्ट डाल रहा है, तब भी उसमें रुका, और अगली राशि में गया, तब कहीं जाके उसने उसको छोड़ा। तो मतलब क्या होता है कि 7.5 साल जो हैं वो एक राशि पे प्रभाव डालता है, एक राशि पे, पर हर 30 साल में वापस आ जाता है। तो जिसकी उम्र 60 साल है, मान लो कि उसकी लाइफ में 2 बार 7.5 आएगी, कईयों की 90 साल भी हो जाती है, तो वो 3 बार 7.5 देख लेते हैं। अच्छा, शादी के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से है राशि के? देखो 7th हाउस जो होता है ना हमारा, वो शादी के लिए माना जाता है। अगर जिस भी जातक की राशि में 7th हाउस में जौन सी राशि बैठी है, उसके लॉर्ड की जब महादशा शुरू होगी, सबसे स्ट्रांग ये होता है। फिर अष्टमेश के लॉर्ड की अगर दशा शुरू हुई है तब शादी हो सकती है। राहु सबसे बड़ा है। मेरे को बेस्ट 3 कॉम्बिनेशन बताइए कि कन्या से तुला या तुला से इस तरीके से। महादशाओं की, राशियों पे नहीं होती। ओके, राशि पे नहीं होती, दशाओं पे होती है शादी। अच्छा, दशाओं पे होती है कि शादी सबकी होनी है, ये लाइफ का सबकी लाइफ का इवेंट है।
तो वो किन किन दशाओं में शादी हो सकती है, यानी सप्तमेश के लॉर्ड की दशा आएगी तब, यानी जो 7th हाउस में राशि बैठी है उसके लॉर्ड की। और बेसिकली सबसे स्ट्रांग होता है, मैंने बहुत से चार्ट देखे, एनालाइज किए हैं, राहु की महादशा में 90% शादियां होती हैं। राहु क्या है? राहु बदलाव लेके आता है, ठीक है। और जब एक इंसान की शादी होती है तो जमीन आसमान का फर्क आ गया, बदलाव आ गया। और वो कौन सी महादशा होती है जब तलाक होता है? ये डिपेंड करता है डिपेंड प्लेसमेंट पे, शुक्र के प्लेसमेंट्स पे, प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। फिर उसके ऊपर दृष्टि क्या पड़ रही है ये डिपेंड करता है। डिवोर्स के तो कॉम्बिनेशन अगर जहाँ पे शनि मंगल एक साथ पे आ जाते हैं तब भी आ जाएगा डिवोर्स का कॉम्बिनेशन। शनि मंगल अगर- क्यों, हाँ मतलब सवाल ये भी आ सकता है हाँ। ना। देखो मंगल है एक मैराथन वाला, मैराथन में दौड़ते हैं ना, धावक दौड़ते हैं जो, वो कितना फास्ट दौड़ते हैं। अब उसके साथ एक ऐसे इंसान को उसके हाथ में पकड़ा दो उसका हाथ, कि जिसकी एक टांग जो है वो कमज़ोर है, और उसको बोलो कि इसको लेके ही जाना है, तो क्या करेगा वो? यहाँ तो वो उसकी स्पीड पे आ जाएगा, लंगड़े की स्पीड पे, यानी कि बहुत स्लो 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 चलेगा, और यहाँ उसको घसीटता हुआ ले जाएगा। अगर घसीटता हुआ भी लेके जाएगा तब भी वो अपनी स्पीड पे नहीं चल पा रहा, यानी कि एक एनर्जी इधर जा रही है तो एक एनर्जी इसको यहाँ खींच रही है, खिंचाव आ रहा है। तो इस वजह से जब इतना खिंचाव एक रिलेशन में आ जाएगा तो टूटने के चांसेस कितने हैं? आपकी वीनस की प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है तो डिवोर्स का कॉम्बिनेशन बनता है। आपकी अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो है। ये डिपेंड है, देखो कोई भी प्लैनेट ना तो बहुत अच्छा है ना ही बहुत खराब है, डिपेंड कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ जा रही है। तो मुझे फिर ये बताओ कि दृष्टि को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज काफी एस्ट्रोलॉजी के जो पॉडकास्ट मैंने देखे भी हैं, किए भी हैं, दृष्टि एक ऐसा है कि शनि की दृष्टि इस पे पड़ गई या शुक्र की दृष्टि इस पे पड़ गई, उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो हर ग्रह की दृष्टि है। अगर हम यहाँ पे अपने आप को देख लें कि हम ग्रह हैं, जैसे मैं सोच लूँ चंद्रमा हूँ, ये सूर्य हैं, आप हमारे सामने बैठे हो, जो आपके बिल्कुल पैरेलल है ना, 7th बोलते हैं उसको, 7th हाउस जो आपके बिल्कुल पैरेलल है। तो ऐसे हर ग्रह को 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह को मिली हुई है, यानी कि अगर मैं और ये सर सूर्य और चंद्रमा हैं तो हमारी 7वीं दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इनकी प्लेसमेंट है 3rd हाउस में, ठीक है, तो इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो 3 4 5 जिस हाउस में है उसको काउंट करना है, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। मान लीजिए चंद्र है, अगर आप सामने बैठे हो 9th हाउस में तो आप पे दृष्टि पड़ रही है। 7th दृष्टि तो हर प्लैनेट की है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स को स्पेशल दृष्टियां दी गई हैं, जैसे मंगल को दी गई है स्पेशल दृष्टि, गुरु को दी गई है और शनि को दी गई है, क्योंकि इनके स्पेशल वर्क भी थे। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तीनों को प्लीज। जैसे मंगल को दी गई 2 एक्स्ट्रा दी गई, 7th तो मैंने आपको बताया हर प्लैनेट की है, ठीक है। 2 दृष्टि एक्स्ट्रा दी गई मंगल को, क्यों दी गई? 4th दृष्टि, एस्ट्रोलॉजी में जो 4th हाउस होता है वो हमारे घर का, हमारे सुख का होता है, और जो घर में उस टाइम राजा का राज दरबार था वो घर है, यानी कि वो मंगल क्या है, वहाँ का सेनापति है। और 8वां, उसको 8वीं दृष्टि दी गई, 8वें भाव से हम अपनी आयु को देखते हैं। तो राजा को जो काम दिया गया था ना, जो मंगल को काम दिया गया था सेनापति को, राजा की आयु की रक्षा करना, यानी कि दोनों जगह फोकस रखियो। तुझे राजमहल भी संभालना है, तुझे उन शत्रुओं पर भी दृष्टि रखनी है कि कोई अटैक ना कर दे, यानी कि राजा पर अटैक हो गया उसकी आयु को खतरा है, और इस घर को भी तुझे ही संभालना है, यहाँ पे हर वक्त सेनापति खड़ा रहेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसलिए मंगल के ऊपर 2 रेस्पॉन्सिबिलिटीज और दे दी गई, यानी कि ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ठीक है। अब बात करते हैं हम गुरु की। गुरु का काम क्या है? ज्ञान। 7वीं दृष्टि तो ऑलरेडी सबको दी गई है, सबको बांटी है, डिस्ट्रीब्यूट की है। अब इसको दी गई 2 एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको दी गई 5वीं और 9वीं दृष्टि। एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा 5वां हाउस होता है वो हमारी एजुकेशन का होता है, शिक्षा का होता है। गुरु हमारी संतान का कारक भी होता है, और 5th हाउस से हम संतान को भी देखते हैं, ठीक है। अब गुरु को वो स्पेशल दृष्टि दे देगी 5वीं, कि तुझे यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि आपकी एजुकेशन ठीक होगी तभी आपकी अपनी शिक्षा सही होगी, तभी तो आप किसी अपनी संतान को या जो आप ज्ञान दूसरों की संतान को दे रहे हो ठीक से दे पाओगे। तो एक 5वीं दृष्टि गुरु को एक्स्ट्रा दी गई, उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी गई। 9वीं दृष्टि जो होती है हमारे इसमें एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, 9वां जो भाव होता है वो होता है धर्म का भाव। गुरु का काम सबसे बड़ा क्या है?
अपने धर्म को का सही ज्ञान देना, मिथ नहीं डालना। जैसे बहुत सारे मिथ डल जाते हैं कि ये ऐसा हो गया, शनि बैठ गया, शनि की दृष्टि पड़ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, अब तो ऐसा होना ही होना है। लेकिन आप प्लेसमेंट 2012 आया था ना, एक बड़ा मिथ आया था कि दुनिया प्रलय खत्म हो आने वाली जाएगी। है। हाँ, हाँ तो प्लेसमेंट्स बहुत मैटर करती हैं। कि आजकल तो गुरु का क्या है कि गुरु पहले टाइम पे जब होता था ना तो हर चीज़ को बचाता था, लेकिन अभी क्या है, गुरु जहाँ पे भी बैठेगा, जिस घर पे भी बैठेगा, उस घर के प्रभाव को बढ़ा देगा। आजकल के टाइम पे अगर 7th हाउस में गुरु बैठ गया है तो वो आपके डिवोर्स तक भी करवा देता है। खुद 7th बैठा है तो खुद बैठा है तो, लेकिन अगर उसकी दृष्टि आ रही है ना तो वो आपको बचा देगी। ओके। डिफरेंस है, खुद बैठा तो प्रभाव बढ़ा दिया। मतलब दशा महादशा अलग है और दृष्टि बिल्कुल डिफरेंट है। दृष्टि बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें शनि की दृष्टि को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? शनि की जो है, शनि को भी दी गई स्पेशल दृष्टियां, तीसरी दृष्टि दी गई। तीसरा घर क्या है? हमारी मेहनत का। 10वां घर है हमारी एस्ट्रोलॉजी में कर्म का। तो शनि क्या है? कर्म फल दाता, मेहनत कर, और मेहनत कर्म। के हिसाब से कर्म तेरे को फल मिलेगा। तो तीसरी और 10वीं दृष्टि जो है एक्स्ट्रा दी गई हमारे शनिदेव को। ओके। इस तरह से ने ऋषि पराशर जी ने एस्ट्रोलॉजी को बनाते हुए ये 3 हमारे मेन प्लैनेट्स जो मंगल, गुरु और शनि, इनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी कि आपको ये चीज़ें इस तरह से मैनेज करनी है। और आज के टाइम पे हम उन्हीं की दृष्टियों से कि किसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी ग्रह खराब नहीं है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, नॉन फ्रेंड्स के साथ हैं या अपने दुश्मन के साथ हैं, हर एक चीज़ इफ़ेक्ट करने के बाद ही आपका चार्ट पूरा एनालाइज होता है। आपके लिए जो एक्चुअल गाइडेंस आती है वो पूरा चार्ट एनालाइज होने के बाद ही आती है। और भाग्य ग्रह के बारे में आपका क्या कहना है? कुंडली में देखो, हर कोई अपना भाग्य लेके आया, ठीक है। 9वां हाउस हमारे भाग्य का है। 9वें हाउस में जो भी राशि है, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 9 नंबर आती है, गुरु की राशि, धनु राशि बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमारा गुरु जो है हमारा भाग्य का मेन कारक है। हम गुरु की चीज़ों को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे हमारा भाग्य हमारा ज़्यादा साथ देगा, हम धर्म के कामों में आगे जाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं कि बड़े बड़े जैसे संस्थान होते हैं, धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़ते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, इनकी जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी कर लेते हैं ये लोग। कई लोग होता है कि बस ये ग्रेजुएशन तक गए, आगे एजुकेशन नहीं कर पाए, लेकिन जो जिनकी 9th हाउस में 9th गुरु हैं तो इनका एक्सपेंड कर देंगे। क्या एस्ट्रोलॉजी चार्ट आपकी डेथ बता सकता है, डेथ डेट बता सकता है? देखो, आयु का वहाँ पर घर है, पर ये भी एक सिद्धांत है। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता है उसे एक बात बोली जाती है कि चाहे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पर कुछ चीज़ें फिर भी ब्रह्मा जी ने, माना जाता है कि ये सृष्टि जो है ब्रह्मा जी ने रचित की थी। तो ब्रह्मा जी ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, ठीक है। लाभ हानि, जीवन मृत्यु और यश अपयश। तो अगर किसी की एज कोई इंसान बता रहा है ना कि फलाने दिन में फलाने इंसान की डेथ हो जाएगी, आप नियर अबाउट बता सकते हो, क्योंकि प्लैनेट की अपनी मैच्योरिटी डेट्स होती हैं। कितना नियर? आप साल बता सकते हो, महीना नहीं बता सकते। इस साल में इंसान इतना बीमार हो जाएगा कि हो सकता है इसके प्राण चले जाएं, ऐसे बता सकते हो। आपके ऊपर मृत्युदायक कष्ट आने वाला है। तो उस समय पे दशा कौन सी होती है, मृत्यु की दशा कौन सी हो जाती है उस समय पे, अगर आप Depend- किसी का चार्ट again- देखें? again- अष्टमेश की आप बात कर सकते हो। 8वें हाउस की दशा अगर शुरू हुई है तो आप कह सकते हो कि अगर वहाँ पे ठीक से प्लैनेट नहीं है, कोई अच्छा प्लैनेट नहीं है, अगर मंगल बैठा, वैसे मंगल तो अगर बैठेगा तो मंगल वहाँ पे नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो कालपुरुष की पत्रिका में बाय डिफॉल्ट वहीं पे जाके उसने बैठना, तो इतने बुरे प्रभाव नहीं देता। लेकिन डिपेंड करता है, अगर वहाँ पे शनि साथ बैठ गया आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत ले आएगा लाइफ में। इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे वहाँ पे कि वो कहेगा कि इंसान जैसे कई बार कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता, होता ना, तकलीफ, बहुत तकलीफ में वो खुद मांगता है कि मेरे को मौत आ जाए। हाँ, ट्रू है ना। होता है तो ऐसा, वो देखे मैंने। प्लेसमेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्लेसमेंट्स कैसे हैं। अच्छा, मैं आपसे ना एक चीज़ पूछता हूँ। आपने इतने सारे सवाल पूछे, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। क्या करें, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ। पूछो, चलो आज नहीं, पहली बार कोई गेस्ट मेरे से पूछ रहा है, पूछो सर, मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपसे सवाल ऐसे पूछना चाहता हूँ ताकि ऑडियंस जो है ना अपने आप से रिलेट करके हाँ, अपने आप एनालाइज करके बताए ठीक है, कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है। ठीक है,
हम कहते हैं कि शनि खराब है, हम हम्म, कहते हैं राहु खराब है, हम हम्म, कहते हैं केतु खराब है, हम्म, हम पता नहीं मंगल को भी खराब कह देते हैं। हम्म, ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में आपके दादा, हम्म, आपके नाना, हम्म, आपके पिता, हम्म, ये तीनों के तीनों अगर क्रूर हैं, हम्म, गुस्से वाले हैं, हम्म, तो क्या वो खराब है? नहीं बिल्कुल भी नहीं खराब है। आपकी माँ, आपकी पत्नी, धर्मपत्नी, आपकी बहनें, अगर ये गुस्से वाली हैं या फिर कुछ डिमांडिंग है, डिमांड करती रहती है, हम्म, आज मेरे को ये ला दो, आज मेरे को वो ला हम्म, दो, ठीक है, तो क्या वो खराब है? बिल्कुल भी खराब नहीं है। बच्चे क्या आपसे डिमांड नहीं करेंगे? किससे बिल्कुल डिमांड करेंगे, करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो कौन खराब है? कोई भी खराब कोई भी नहीं है ना, खराब नहीं है। कोई भी आप खराब खराब नहीं हो, है। आप सबकी डिमांड पूरी कर रहे हो, सबके गुस्से सह रहे हो, सबकी बातें सुन रहे हो, अपने आप में सब कुछ अंदर रखे जा रहे हो, तालमेल मिलाकर सब कुछ सारे परिवार को लेकर चलना चाहते हो, तो क्या आप खराब हो? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही कोई प्लानट खराब नहीं है। कोई प्लैनेट खराब नहीं है। डिपेंड ये है कि आपकी प्लेसमेंट कहाँ चली गई है। उन 12 घरों में वो ग्रह कौन से घर के अंदर बैठ गया, किस राशि में बैठ गया, उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, यहाँ से एक्चुअल एनालाइजिंग होती है और आपकी प्रोडक्शंस निकलती हैं, जहाँ पे आपको गाइडलाइन दी जाती है कि आपको अपनी लाइफ में ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जब आप कोई चार्ट रीड करते हो तो आपने एक बड़ा कॉमन वर्ड है, आप लोग भी रिलेट करोगे, लोग बाग ऐसे बोलते हैं ना, यार मेरा तो बुरा समय स्टार्ट हो गया। वो कौन से पता कॉम्बिनेशन वर्ड होते हैं? वर्ड क्या यूज करते हैं? मेरा राहु काल चल रहा है, मेरा शनि खराब चल रहा एग्जैक्टली, मैंने तभी ये पूछा। है। तो उस नहीं, समय के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं? देखो, ये अगेन इट डिपेंड्स। अब बात को, अब फिर बात आ जाती है, कई बार क्या होता है, प्लेसमेंट सही है। हम्म, अब गुरु वैसे तो हर जगह से बचाता है, पर अगर गुरु ही 7वें घर में आके बैठ गया, यानी कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो हमेशा होता है एक लवर्स की तरह, लव बर्ड्स की तरह। ठीक है, वो लड़ भी लेंगे, वो प्यार भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर क्या उनको एक टीचर और एक स्टूडेंट होना चाहिए? नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो जब गुरु आगे बैठ गए, तो फिर वो उस कमरे में, उस बेडरूम में, उस रिश्ते में वो गुरु वाली भावना ले आता है। हर वक्त ज्ञान ही ज्ञान की बातें होती हैं, तुम समझती नहीं हो, तुम ऐसे करोगी तो ऐसा होगा, ऐसे करोगी तो ऐसा होगा, तुम मुझसे पूछ के चला करो। हर वक्त आप डोमिनेट ही करते रहोगे, हर लेडी वक्त होगी तो हस्बैंड को डोमिनेट करेगी, हस्बैंड होगा तो लेडी को डोमिनेट करेगा। तो डोमिनेंस चल गई ना इसमें। फिर उसके बाद गारंटी से कह देता हूँ, जिनके भी गुरु बैठा होता है ना ऐसे 7वें घर में, और साथ में उनकी ऐसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही होती है, उनके कमरे में, बेडरूम में खासकर, किताबों का ढेर होता है। हाँ जी, मेरे कमरे में तो किताबें खूब सारी होती हैं। कौन सी किताबें होती हैं? धार्मिक किताबें होती हैं, इनकी अकाउंट्स की किताबें होती हैं, इनकी ये किताबें होती हैं, मेरे बच्चों की किताबें पड़ी होती हैं। और ज्ञान ही ज्ञान तो रख लिया आपने अंदर, अफेक्शन कहाँ से लाओगे, लव कहाँ से लाओगे? करेक्ट। ठीक तो है, वहां से सबसे बड़ी रेमेडी होती है उन लोगों के लिए कि अपने बेडरूम के अंदर बुक्स मत रखना। ये ओके। रेमेडी है। तो अलग अलग एंगल के झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो वो गुरु जो सबसे अच्छा प्लेनेट है, हर जगह बचाता है, दृष्टि सबसे अच्छी है उसकी, वो भी आपका घर खराब कर रहा है। और बिजनेस के लिए सबसे अच्छी महादशा कौन सी है? बिजनेस के लिए वैसे गुरु की महादशा सबसे अच्छी मानी जाती है, बट अगेन इट डिपेंड्स, क्योंकि गुरु जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं प्रभाव देता है आपके मनी फैक्टर्स में। गुरु को रूल कौन करता है? विष्णु जी। और उनकी धर्मपत्नी कौन है? लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी जी, शुक्र। तो पति को खुश करोगे तो पत्नी तो फिर धन बरसाएगी। पर उसी तरह से शुक्र भी इस चीज में फैक्टर लाता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो जातक है उसके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या है या बिजनेस क्या होगा, वो हमें 10th हाउस से पता चलता है, उसकी राशि से पता चलता है, उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट से पता चलता है। अब अगर वो उसकी दशा शुरू हो गई तो फिर वो उसके लिए वैसा प्रभाव आएगा। कईयों के लिए जॉब बहुत अच्छी होती है, तो कईयों के लिए बिजनेस बिजनेस अच्छा होता है, और कईयों के लिए दोनों ही बेकार होते हैं। उसके लिए क्या अच्छा हो जिसके लिए दोनों बेकार है, वो क्या करे? कईयों का राहु इतना स्ट्रांग होता है, कईयों का सूर्य इतना स्ट्रांग होता है, कईयों का मंगल इतना स्ट्रांग होता है कि उनको पॉलिटिशियन बना देता है, तो वही उनका करियर बन गया। अच्छा। ठीक है, तो वो प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट क्या बोल बहुत रही है? मैटर करती हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर।
प्लेसमेंट्स बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद वो गोचर में प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, नवमांश में कहाँ बैठे हुए हैं, इस टाइम क्या इफेक्ट देंगे। अब जैसे आपने शुरुआत में बात की महादशा वगैरह के बारे में, हमने महादशा में जैसे 120 साल का हमने क्रम बताया। शुरुआत सिंपल सी है, सबसे पहले जैसे केतु है, सीक्वेंस हमेशा दशाओं का यही चलता है, केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद आपका बुध, फिर आ गया दोबारा केतु। केतु। ये बहुत बार हुआ है। 2 मिनट में चार्ट देख के बता दिया तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, पर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं है। कैसे? प्रश्न कुंडली ये होती भी है। प्रश्न कुंडली होती है। पर्सन कुंडली, ये प्रश्न क्या कुंडली। होता है? आप जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, अब ऐसे बहुत से कई बार आ जाते हैं आपके पास कि आप ही बता दो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं। अब जैसे जो 1950 से पहले के बर्थ हैं ना, कुछ हैं तो लोग अपने एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ वगैरह या टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप जिस टाइम आए हो, अब मेरे पास आप आए हो, तो अब आप क्या जानना चाहते हो, तो ये हम अपनी वो प्रश्न कुंडली बनाते हैं। अच्छा, उस समय की बनती है वो कुंडली, और उसके हिसाब से आपकी चीज़ें सारी बता दी जाती हैं। आपकी क्या आपका सवाल है इस टाइम में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या सवाल बुरा भी चल हम ही रहा है? बता देते हैं। सवाल हम ही बताते हैं। अच्छा, ये प्रश्न लेके आए हो, ये क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है, तो फिर वो कहते हैं हाँ जी यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। मेरे तो पास जितने भी पास्ट लाइफ के क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादातर पास्ट लाइफ के क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, आकाशी के हो गए, पास्ट लाइफ के हो गए, तो मैं उनकी डिटेल भी मंगवाता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो सवाल अपने सही से फ्रेम ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता उनको पूछना क्या है। उनको जाके बताता हूँ मैं कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये सवाल हैं आपके। फिर वो कई बार तो बोलते हैं कि हाँ यही सवाल है, कई बार कहते हैं हाँ हाँ ये सवाल भी तो है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। तो मतलब वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं आए थे सवाल लेके, सवाल तो उनको मैंने बना के दिए। और जो जैसे हमें राशियाँ मिलती हैं, ठीक है, हमारे ग्रह हमको प्लेसमेंट मिलती है, ग्रह प्लेसमेंट मिलती है, इसमें कर्म का कितना बड़ा रोल है? कर्म का ही तो रोल है। समझाओ इसको थोड़ा सा। देखो, पुराने जन्म में आपने क्या कर्म किए, ठीक है। कईयों को देखा है मैंने कि उनका जो सूर्य होता है वो 12वें घर में बैठा हुआ है या 8वें घर में बैठा हुआ है। नॉर्मली जब हमसे ये सवाल पूछते हैं ना कि आपके अपने पिता के साथ रिलेशन कैसे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हम ना डायरेक्टली उनको ये नहीं बोल सकते क्या आपके पिताजी हैं, सवाल पूछते हुए घबराहट होती है, ये नहीं पूछना चाहिए। हाँ। तो एक मोल्ड करके सवाल पूछा जाता है, आपके रिलेशन कैसे हैं। 90% टाइम अगर 12वें घर में बैठा हुआ है ना सूर्य, तो जवाब आता है या तो मुझसे बहुत दूर रहे हैं हमेशा ही, और या फिर है ही नहीं, ठीक है। तो सूर्य अगर बाहर चला गया तो इसका मतलब है ही नहीं, इसका मतलब पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया था कि वो पिता का एक तो प्यार नहीं मिला, प्लस जो पिता को रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी थी वो आपकी या तो माँ ने उठाई है। यानी कि अब आपके लिए एक ही पिलर बचा, माँ बाप 2 पिलर होते हैं, आपके लिए एक ही पिलर बचा। तो अब किसी इंसान की अगर 2 में से एक ही आंख है तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। इवन तो उसका गुजारा तो चल जाएगा, पर अगर उसका गुजारा चल रहा है तब भी उसके लिए डिफिकल्टीज तो हैं। बिल्कुल। मान लेते हैं कि ये आंख नहीं है मेरी, ठीक है, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, इस नाक से इधर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मैं ये आंख अगर अपनी बंद कर लेता हूँ ये वाली, तो मुझे अपना हाथ ऐसे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और कई एंगल तक नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका एक पिलर खराब हो गया। तो वो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं जिनके बेसिस पे आपको पता चलता है क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हर किसी के फादर के साथ ऐसे थोड़ा होता है, दूरी होती है कि या तो फादर ही नहीं है, बचपन में बहुत जल्दी चले गए, या फिर वो बहुत हमेशा दूर रहे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मदर की डेथ जल्दी हो गई, फादर ने दूसरी शादी कर ली, लो जी दोनों से गए, ऑलमोस्ट दोनों से गए ना। मदर नहीं है, जो स्टेप मदर आती है आज की डेट में, कौन कह सकता है कि स्टेप मदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगी, ये भी कर्मों का खेल होगा। तो कुछ तो पुराने जन्म में किया होगा जिसकी वजह से आप ये भोगने आए हो। तो ये फैमिली आप खुद ही चूज़ करते हो जब आप आते हो। बस ये होता है कि आपको ये ऐसा इन्वायरमेंट चूज़ करना है, तो 3 फैमिलीज़ की एक चॉइस दे दी, उसमें से आप देख लो आपको कौन सी फैमिली समझ में आती है, वो ले लो। ओके, इसके लिए आपको पुराने वाला पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। हाँ, उसमें पास्ट लाइफ के बारे में काफ़ी बताया हुआ है। उसमें हमने सोल किस तरीके से फैमिली चूज फैमिली करती डिसाइड है करती है, हमने उस पर डिस्कशन डिस्कशन किया था। कभी कोई ऐसा बिल्कुल चार्ट कभी रीड किया जिसको पढ़ के आपको थोड़ा सा लगा हो यार ये क्या है?
एक एग्जांपल बताता हूँ। एक सज्जन आए, उनका आके क्या कहना था कि मेरी 2 तलाक हो चुके हैं हम्म, और मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर थे, एमबीबीएस, तो एमडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 12 साल से वो भी नहीं हो रही है, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ हुआ। तो जब उनका चार्ट देखा तो उनके 9 में से 5 प्लैनेट तो 12वें घर में बैठे थे, जिसमें से शुक्र भी एक था। तो शुक्र अगर 12वें घर में होता है, तलाक के बहुत चांसेस होते हैं। आपने पूछा था ना क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से कौन सी दशा होती है जिसमें कि तलाक होने के चांसेस होते हैं। तो शुक्र की एक प्लेसमेंट है जो 12वें घर में अगर बैठा हो तो वो एक तलाक कराने के बहुत चांसेस बना देता है। तो 12वें घर में शुक्र भी था, गुरु भी था, बुध भी था, सूर्य भी था, हर चीज़ तो बाहर बैठी है। तो उनका जब चार्ट देखा ना तो काफ़ी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद मैंने उनको ना ये बोला, मैं कहा देखो आपकी ना शादी नहीं टिकेगी। 2 जो आपकी हुई हैं, ख़राब हुई हैं, ये ख़राब हुई हैं और आगे भी आपके चांसेस यही हैं। आप ये मत सोचो कि तीसरी करूँगा तो ठीक हो जाएगी। कहते ठीक है। तो ठीक है जी, अब उनको जितनी बात समझ में आई मेरे से, वो चले गए। 3 महीने नहीं बीते होंगे, फिर आ गए जी, मेरी शादी हुई थी, 15 दिन में तलाक का अप्लाई कर दिया। हनीमून से आते ही अप्लाई कर दिया। और उसके बाद अब फिर दोबारा वो वापस आए हैं मेरे पास। वो मुड़-मुड़ के आते रहते हैं। अच्छा उनकी एमडी हो गई पर, उनकी एमडी हो चलो गई। एक चीज तो हाँ, अच्छी एक एक है। चीज चीज़ हो हो गई, गई। ठीक है। पर अब वापस आए हैं कि तीसरा तलाक हो रहा है, अभी तलाक के केस चल रहा है। वो तो जो मैं फोर्थ मैरिज की तैयारी फोर्थ मैरिज की तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं वहाँ पर ये बताऊंगा कि मेरी एक ही तलाक हुआ है। तो क्या ये चौथी शादी चल जाएगी? हम्म, मैं कहा सर इंडिया छोड़ दो, आपका सारा कुछ तो 12वें घर में बैठा हुआ है, इंडिया छोड़ दो। उसके लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कनाडा चला जाऊँ। तो कनाडा की उनको पीआर नहीं मिल रही, इवन तो वो डॉक्टर हैं पर उनको पीआर नहीं मिल रही। ठीक है, तो कितने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो तो ऐसे ये चैलेंजेस वाले बहुत सारे तो ये केसेस चैलेंजेस उनके पास्ट कर्मा कर्मास की से वजह उठ से, के आए हैं, हाँ जो उनके ग्रह की प्लेसमेंट आज की डेट में इतनी वर्स्ट हो हाँ। रखी है। पर इतनी उनको वेस्ट। उनको उनके साथ प्रॉब्लम और क्या है, वो किसी भी चीज़ को मान के राज़ी नहीं होते। उनको अगर कोई रेमेडी बता दो तो उनको रेमेडी नहीं करनी। हाँ हाँ मैं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, पर वो रेमेडी कभी नहीं करते। ठीक है, उनको बोल दो कि ये काम मत करो तो उनको वो काम रुकना नहीं है। उनको कई बार बोला है कि आप अपने आप में ना संयम करो, अपने मेडिटेशन में करना शुरू करो ताकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आए। वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पर वो जो उनको बोलो बस उनको वो नहीं करना। बस उनको क्वेश्चन पूछना होता है, क्वेश्चन पूछ के अपनी रिस्पॉन्स लेना होता है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ये उनका नेचर है। उनको तीसरी शादी के टाइम पे भी मैंने मना किया था। क्या हम किसी के बर्थ चार्ट में देख के ये पता कर सकते हैं कि उसको कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई ब्लैक मैजिक या किसी भी इस तरह की कोई भी एंटिटी उसको इफेक्ट कर रही है? देखो उसके बारे में 2 चीज़ें होती हैं। हम्म, अब ये मेरा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो जो भी कुंडली बनी होती है, कभी ब्रह्मा जी ये तो कह के भेजेंगे नहीं तेरे पे ब्लैक मैजिक होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, वो तो ऐसा कभी नहीं करके भेजेंगे। जितने भी भगवान ने अवतार लिए वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए ही लिए थे। अपना अवतार पूरा किया और उसके बाद चले गए। तो इसका मतलब ये कभी भी कुंडली में तो नहीं होता कि ब्लैक मैजिक होगा, पर ऐसे स्कोप्स होते हैं जिनमें कि हमारा ऑरा टूट जाता है, या जब हम बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं नेगेटिव एनर्जीज के सामने। अब मेरे पास ना एक केस आया, पिछले हफ्ते की बात है। एक सज्जन थे, उनके घर के बाहर कटी हुई बालों की चोटियाँ थी, पूरी चोटी जैसी एक लड़की की चोटी होती है, और ओरिजिनल बाल। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला दूध वाले के लिए, तो वो चोटी अंदर आ गई क्योंकि दरवाजे के साथ थोड़ी सी टंगी हुई थी। उनको उस समय ना इल्यूजन सा हुआ कि जैसे किसी शूज़ के लेसिस होते हैं ना, कोई बच्चे के लेसिस होंगे, तो उन्होंने क्या किया अपने पाँव से खींच लिया उसको अंदर, और जब खींचा तो पता चला कि ये तो बाल हैं। बाल है, फिर उन्होंने पैर से बाहर किए अपने। बाहर भी करने की कोशिश की, पर स्टिल उन्होंने वहीं पर छोड़ दी। फिर कोई और आ गया, फ़ोन आ गया या कुछ हुआ, आई डोंट नो। तो उन्होंने जो बताया उतना मैं आपको बता रहा हूँ, तो कि उन्होंने इतना करके समझ गए कि बाल हैं यहाँ पर। उसके बाद उनकी जो वाइफ़ है वो बहुत धर्म कर्म है, इस्कॉन तक जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा पाठ पूजा में लगी रहती हैं। तो उन्होंने जब आके वो देखा कि ये मेरे दरवाजे के साथ क्या बाल से किस चीज़ के हैं, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे-ऐसे चुटिया सी थी। तो उन्होंने पूछा कि कहीं आपने इसको छुआ तो नहीं? कहते हाँ, पाँव से इसको अंदर मैंने ही किया। तो वो लड़ी उनसे कि ये क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे-ऐसे करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आती चीज़ें।
तो खैर अब उनके पास और कोई चारा तो था नहीं, हो गया तो हो गया। तो वो किसी और वजह से कभी हमसे कभी मिले थे, तो इस वजह से उन्होंने उस वक्त कॉल किया। जब कॉल किया तो हमने बोला कि आप वो चोटी की फ़ोटो भेजो। उन्होंने चोटी की फ़ोटो भेजी। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि चलो आप एक काम करो, अपना हॉरोस्कोप की डिटेल्स भी भेजो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। तो भेज दी उन्होंने। अब उस समय उनकी चल रही थी सूर्य में शनि की दशा, सो वनरेबल। ये सूर्य प्लेसमेंट वो है नेगेटिव प्लेसमेंट, जहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज अटैक करेंगी और आपको परेशान कर सकते, परेशान करेंगी। ओके ठीक है। तो वो क्योंकि सूर्य और शनि जो है आपस में दुश्मन है, दुश्मन है हाँ। इवन दो पिता पुत्र हैं पर फिर भी दुश्मन है, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हाँ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ये वहम नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमने बोला चलो एक काम करो, अगर ये सच में हुआ है तो ये तो नहीं पता ना कि आप ही के ऊपर हुआ है। तो फैमिली मेम्बर, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? उन्होंने बोला हम टोटल 4 हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। तो हमने कहा चारों की डिटेल्स भेजो। 4 को डिटेल भेजी उन्होंने। एक की चल रही है केतु में शनि की दशा, केतु में शनि की थी, ऐसे ही था। केतु में चंद्र की दशा। केतु में चंद्र था। एक का था शनि में, सॉरी शुक्र में शनि। एक का पिता का मैंने बता दिया सूर्य में शनि, और शायद दूसरे बेटे का भी राहु में कुछ था। राहु में, अब एग्जैक्टली यानी राहु में हाँ, कुछ हाँ, ठीक है। प्लेसमेंट थी। ठीक है, राहु में कुछ था। मतलब ऐसा था कि चारों में ही राहु केतु शनि ऐसे कोई कॉम्बिनेशन थे। तो दशाओं के हिसाब से और प्लेसमेंट्स के हिसाब से वल्नरेबल था उनका, चीज़ें बहुत ख़राब थी। कि वो इफेक्ट हो गई हाँ, वो इफेक्ट हो अब गई फिर है। वही बात बोलूँगा कि सिर्फ दशा खराब नहीं होती, प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है। तो प्लेसमेंट और दशाओं को देखने के बाद, दृष्टियाँ देखने के बाद ही हमने उनको बोला कि चीज़ें आपकी ख़राब नज़र आ रही हैं। फिर हमने उनको कुछ चीज़ें पूछी, जैसे क्या आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ख़राब हो रहे हैं? वो कहते हैं हाँ हो रहे हैं। फिर मैंने पूछा आपकी गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है? वो कहते हैं मैंने नई गाड़ी खरीदी है, उसका जो मेन जो क्लस्टर होता है ना अंदर का, मीटर का क्लस्टर होता है, वो सारा ब्लैंक है, बिल्कुल चलता ही नहीं है। कहते मैं हाथ लगा दूं चलेगा, बेटा हाथ लगाता है तो चलता ही नहीं है। तो ठीक है। वहाँ पे ये इंडिकेशन होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। अब दूसरी चीज़ उनसे, इसके अलावा क्या आपके घर में किचन में खासकर कोई अजीब सी स्मेल आई है? क्योंकि देखो डस्टबिन भी तो होता है वहाँ पर वो तो हमेशा होता है, ठीक है, पानी भी होता है, सब कुछ होता है। तो वो स्मेल या तो कांस्टेंट होगी कि हमेशा ऐसी स्मेल रहती है, या फिर कोई अजीब सी स्मेल होगी। तो कहते हैं हाँ 4 दिन पहले ऐसा आया था हमारे साथ कि बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी, हमने पूरी बॉटल तेज़ाब की डाल दी, उसके बाद भी वो स्मेल नहीं गई। फिर हमने बहुत सारा जैसे रूम फ्रेशनर होता है वो उसको स्प्रिंकल किया, तब कहीं जाके थोड़ा ठीक हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ, पर अभी भी वो स्मेल चल रही है। और भी कई चीज़ें पूछी, कोई फ़ोन ख़राब हुआ हो तो उन्होंने वो चीज़ें जो बताई, पूछी उनसे, वो बताई उन्होंने। बाल झड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, जो हम सिम्टम्स उनसे पूछ सकते थे, कहीं ना कहीं उनके जवाब हाँ में ही आ रहे थे कि हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है। तो फिर हमने उनको बोला कि देखो अभी तो इंडिकेशंस यही समझ में आ रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, वाकई में हुआ है। अब आप अपनी फ़ोटोज़ भेजो। अब उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ भेजी वाइट कपड़ों में, तो हमने उनका ऑरा निकाला, ऑरा में भी नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ गई। तो उसके बाद जब हमने उनको बोला कि देखो जी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, सब कुछ है, तो कहते मैं तो आपसे मिलना ही चाहता हूँ। चलो खैर वो मिलने आए, मिले। तब जब उनको सारी चीज़ें, उनका पास्ट प्रेजेंट बताया, तब वो फ्यूचर के लिए भी समझे। पर इतना ना उनका प्रेजेंट ख़राब था एज़ पर कुंडली, ना ही आगे का फ्यूचर ख़राब था। पर वो प्रेजेंट इसलिए ख़राब हो रखा है कि जैसे ब्लैक मैजिक होता है ना, वो कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आज सूरज निकला हुआ है, ठीक है, सूरज तो रोज़ निकलता है, पर किसी दिन अगर बारिश हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, जैसे एक दो दिन पहले हुई है, बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, तो क्या उस समय में आपको सूरज नज़र आता है? नहीं आता। इसका मतलब बादल है ना, इस वजह से नज़र नहीं आता। सूरज तो निकला हुआ है। उसी तरह से जो आपकी किस्मत में आपको मिलना चाहिए वो आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो ब्लैक मैजिक ने रोक रखा है। बादलों की तरह मिलना आपको था सनशाइन, मिल रही है आपको पानी से भरी हुई बारिश, कीचड़ से भरी हुई बारिश। और ऐसे कोई सिम्टम्स हैं अगर मान लो किसी की भी लाइफ में ऐसे घट रही हो, किसी को एस्ट्रोलॉजी, किसी ने अपना चार्ट नहीं रीड कराया हो, कि वो मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आप बता सकते हो? देखो मेहनत बहुत कर रहा है, उसको रिजल्ट कम मिल रहा है, ये हो सकता है उसका शनि जो है उसकी प्लेसमेंट खराब हो। ज़रूरी नहीं है हर बार ब्लैक मैजिक ही होगा। देखो मेरा मकसद यहाँ पर लोगों को डराना नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी वही आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारा है। मतलब डराना नहीं है, डराना नहीं बट है। ऐसे सिम्टम्स कोई होते हैं कि बंदा आइडेंटिफाई कर ले। देखो उसमें फिर क्या होता है, बाल झड़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ख़राब हो रहे होंगे, घर में आते ही दिल करता है मैं घर से बाहर निकल जाऊं, और जब काम पे जाता हूं तो दिल करता है यार काम नहीं हो रहा, मुझे घर वापस जाना है।
मुझसे टिका नहीं जा रहा कहीं पे भी, दिल स्थिर नहीं रह पाता, ठीक है। तो जहाँ स्थिरता नहीं आ पाती, मैं मेरे इमोशंस बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। आप कह रहे हो कि मेहनत बहुत कर रहा है इंसान पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, मेहनत के टाइम पे उसके थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, वो थॉट प्रोसेस उसको कहीं उससे रोक तो नहीं रहा। कई बार क्या होता है, इंसान बहुत मेहनती होता है, मेहनत का घर, आपको बताया था ना, कुंडली में मेहनत का घर भी होता है, वहाँ पर अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, मेहनत कराएगा उससे, पर वो उसको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा। फिर वही बात है, सूरज कि उसको मेहनत का रिजल्ट मिलना था, पर उसके ऊपर अगर वो कवरिंग चढ़ी हुई है तो फिर उसको मेहनत का रिजल्ट मिलने नहीं देगी। घर में अगर उल्टा एक्सट्रीम बीमारियां आती हैं, बहुत घर प्रॉब्लम्स हाँ, आती हैं। घर में अगर एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो सकता है। हो सकता है। हस्बैंड वाइफ में ज़रूरी थोड़ा ना कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की वजह से ही तलाक होते हैं, कि ये करा की वजह से भी तलाक होते हैं। हाँ, लोग बाग करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि कुछ राशियां ऐसी वीक होती है, ठीक है, कि जिन पे काला जादू ज़्यादा जल्दी होता है, असर करता है। चंद्र होती है ऐसी? होती हैं। चंद्र होता है। चंद्र जो है, मैंने आपको बताया कि वो इमोशनली बहुत वीक होता है। जब शुरुआत में मैंने लगन की बात की थी, इमोशनली बहुत वीक होता है, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो हर बात को दिल पे लगाता है। इसीलिए जब उस पे अटैक किया जाता है, जब चंद्र की दशा चल रही है, जब चंद्र लगन में है, चंद्र अगर छठे घर में है, चंद्र अगर दूसरे घर में है, छठे घर में है, आठवें घर में है, या फिर फॉर मैटर ऑफ फैक्ट 12वें घर में भी है, तब भी उसके साथ ऐसा हो सकता है। और चंद्र की दशा में अगर राहु आ गया या केतु आ गया, तब भी गड़बड़ कर देगा। बेसिकली जिनकी कर्क राशि है, कैंसर वाले, उनके ऊपर ज़्यादा अटैक होने का रहता है। वो जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जी को, किसी की नेगेटिव वाइब्स को, उनके अंदर अटैक होने के ज़्यादा होते हैं। चंद्रमा अगर आपका पीड़ित हो गया है तो आपको नज़र बहुत जल्दी लगेगी, बहुत जल्दी टोक लगेगी। आपने ज़रा सा सुंदर सा दिखे और किसी ने आपको ऐसे बोल दिया क्या बात है आज तो बहुत सही लग रहे हो, आप अगले दिन ही बीमार हो गए, अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ हुआ है। तो ऐसे लोगों को के ऊपर ब्लैक मैजिक होने की संभावना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसको पकड़ लेते हैं ना, उनकी अंदर इम्यूनिटी नहीं है उनकी। तो लास्ट में जाते जाते कॉमन रेमेडी बताओ, ठीक है, पैसों के लिए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि 99% प्रॉब्लम फाइनेंशियली है लोगों को। रेमेडीज बहुत हैं कि जो लोग जो है अपना अगर मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है कि वो उस ग्रह से रिलेटेड, जो भी ग्रह उनको परेशान कर रहा है, उस ग्रह से रिलेटेड उस मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर दें। जैसे सूर्य के लिए ओम सूर्याय नमः, चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः, मंगल के लिए ओम भूमाय नमः, बुध के लिए ओम बुद्धेश्वर नमः, या गणपति जी का कर सकते हैं ओम गण गणपते नमः, और विष्णु जी के लिए कर सकते हैं ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम बृहस्पताय नमः। ये दोनों में से कोई भी आप मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। शुक्र के लिए ओम शुक्राय नमः, शनिवार के लिए शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। ये मंत्र वो हैं जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। जो आपको ग्रह परेशान कर रहे हाँ। हैं तो आप उनके मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दीजिए, तो आपको बड़ा इजी रहेगा। इस पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, छोटी सी चीज़। आपने सारे मंत्र सुने, 9 प्लैनेट्स के भी, लक्ष्मी एकम्मा का भी मंत्र सुना। आपने एक चीज़ नोटिस की है, इसकी शुरुआत हमेशा ओम से हो रही है। तो अगर किसी को ये नहीं पता ना कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है जिसकी वजह से परेशानी आ रही है, तो वो और कुछ ना करे, सिर्फ ओम की चैंटिंग कर ले, साथ में शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दे। यही कर लेगा ना, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है। ओके, तो बैठो मत, चैंटिंग स्टार्ट कर दो। डन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मुझे, वैसे मैं ये चाहता भी हूँ कि लाइफ में ना हर एक इंसान को ना एक बार अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट ना जरूर रीड करवाना चाहिए, देखना चाहिए चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, आने वाला कल क्या है, हम Exactly. उसके लिए प्रिकॉशंस ले पाएंगे, क्या कर पाएंगे, हम अपना एक टाइम टेबल बना लें कि हमने किस टाइम पे क्या करना है। अगर आपको पता होगा तो पहले वो चीज़ें आप अच्छे से अपने लिए फोकस करके अपनी एक टाइमलाइन बना पाओगे कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। डन है जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सर, यू एवरीवन। थैंक यू सर।